गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने 10th क्लास की साइंस में कर रहे हैं हम कौन सा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे करेंगे कि कार्बन क्या और कैसे क्या उसकी स्टेबिलिटी होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि कार्बन आइटम की, देखो जब हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, जब कोई भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो उसकी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 9th क्लास की में ही आ जाता है। और हमने देखा कि ना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके वो अपने आप को स्टेबिलिटी ले आता है, कोई भी एलिमेंट हो या एटम हो। तो अब हम देखेंगे कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन की कैपेसिटी के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? 2 और 4। अंदर वाली जो सेल होगी उसमें कितने होंगे? 2 और बाहर वाली जो सेल होगी उसमें कितने होंगे? 4। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर ये अपने आप को नोबल गैस में कन्वर्ट कर सकता है और स्टेबल हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है जब ये अपने आप को जो नोबल गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करता है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4-। जब ये बोलता है, जब इस 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है किसी से और 4 C4-9 में बदल जाता है, तो क्या होता है कि डिफ़िकल्टी फॉर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन पहले से हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। जब इसने ये वाली स्टेबिलिटी ले ली है तो, और इसके पास प्रोटॉन कितने हो गए? 6। तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके अपने स्ट्रक्चर में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 6 प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, इसीलिए ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। आगे ऑप्शन देखो, आगे क्या ऑप्शन बचा हुआ है? लूज़ करने का। जब ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी को, तो क्या होता है कि इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड कार्बन एटम। ये बोलता है जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। 6 प्रोटॉन्स ऑन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन्स 2 रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए और फिर प्रोटॉन कितने हैं? 6 तो हैं ही। तो ये भी बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है कि 6 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना है, तो अब स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ना तो ये गेन करेगा ना ये लूज़ करेगा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बचा हुआ है? कार्बन को एक ही ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन को अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो वो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसी और एटम के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि वो कैसे शेयर करता है। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स लीड टू बोथ। वो शेयर करेगा तो क्या होगा? दोनों के दोनों जो एटम्स होंगे उन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे शेयरिंग करेगा कि अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी करेगा तो ऐसे शेयर करेगा कि उसका जो ऑक्टेट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही वो शेयरिंग करेगा। अभी हम पढ़ते हैं आगे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन द मैनर इज दैट हाइड्रोजन। पहले हम जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन, जिसकी एटॉमिक वैल्यू क्या है? 1 है। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन के सेल। के सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन द फिल। अगर उसको एक और मिल जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसकी भी स्टेबिलिटी आ जाती है और वो S2 फॉर्म करता है। तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिलकर और क्या करता है? अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसी तरीके से देखो, जब कार्बन को ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए,
तो वो क्या करता है, यहाँ पर देखते हैं हम, जब एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, तो इससे क्या होता है कि जो उसका स्टेबिलिटी होती है, इसकी भी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, इसका भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी इन सब का कंप्लीट हो जाता है, और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। तो क्या होता है, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। नाउ अभी हम यहाँ देखेंगे डायग्राम में दे रखा है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया और H2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, H2 एलिमेंट बना दिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। कितने, 6 और 6, दोनों को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे 2 और वो भी अपने आप को स्टेबल कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा, ऑक्सीजन O2 की स्टेबिलिटी में आ जाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का क्या है, कितने इसकी है, 5, इसको कितने चाहिए, 5 है तो 3 चाहिए, दोनों को 3 चाहिएंगे, तो ये दोनों 3 आपस में शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेता है। नाउ वी आर मूविंग टू द, देखो यहाँ पर ये फ़ोटो दे रखा है, आपकी डायग्राम दे रखा है, एक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन दोनों ने क्या किया, आपस में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अपना जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट कर लिया। इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि जो कार्बन्स के फॉर्म्स होती हैं, कार्बन कई फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है और वो अलग अलग काम करता है, अलग अलग उसमें होता है। पढ़ते हैं हम इसके वे, द एलिमेंट्स कार्बन ऑक्यूर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद विडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो कार्बन होता है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, देखो जो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, दोनों में कार्बन होता है, दोनों कार्बन से मिलकर ही बने हुए हैं। देखो जितना भी अर्थ पे कुछ भी है वो सभी कार्बन से ही मिलकर बनता है। द डिफरेंस लाई इन द मैनर इन विच द कार्बन आइटम्स आर बॉन्डेड ऑन वन अनदर। इनके बीच में सिर्फ बॉन्ड का फ़र्क है कि कितने कार्बन कैसे मिलकर क्या बना रहे हैं, उसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी, हर प्रॉपर्टी चेंज होती है। इन डायमंड की बात करेंगे तो ईच कार्बन आइटम इज बाउंडेड टू द 4 अदर कार्बन आइटम। जो डायमंड होगा, एक जो कार्बन होगा वो दूसरे 4 कार्बन आइटम से घिरा हुआ होता है डायमंड में। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन आइटम इज बाउंडेड टू 3। एक जो कार्बन आइटम होता है वो 3 से घिरा हुआ होता है, 3 और कार्बन आइटम उससे अटैच हुए होते हैं और वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है ग्रेफाइट। ऑफ दिस बॉन्ड्स इज ए डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाई। ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं और उससे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाती है, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी भी दूर हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स। जो यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है ये। These 2 different structures result in diamond and graphite having very different physical properties। इसके बारे में बात की जाए तो ग्रेफाइट की और डायमंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों की बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। इन इवन थ्रो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वे सेम होती हैं दोनों की। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो आगे बात की गई है इसमें किस बारे में बात की गई है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड कैसा है, बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी सब्सटेंस है। ग्रेफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो विद अदर नॉन मेटल्स यू हैव स्टडी, आपने पहले भी नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो डायमंड है वो कैसे बनता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर बनता है। द सिंथेटिक डायमंड, जो सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है, आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। क्या होता है, जो सिंथेटिक होता है, जो मैन मेड होता है, वो क्या होता है,
दिखने में स्मॉल होता है, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। फ्लोरेशन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। एक फ्लोरेंस नाम का अदर एलिमेंट होता है जो कि एलोट्रोप होता है कार्बन का। द फर्स्ट वन ऑफ टू बी आइडेंटिफाइड वाइज C60। सबसे पहला किसको डिस्कवर किया गया था? C60 जो मिला था। विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, जो कि फुटबॉल की शेप में प्रेजेंट होता है, ऐसे फुटबॉल की शेप में बना हुआ होता है। सिंस दिस लुक्ड बी लाइक ए जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्लोरीन। इस मॉलिक्यूल का जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया फ्लोरीन। तो अभी हमने देखा कि कार्बन एटम्स के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन कैसे स्टेबल होता है, उसकी क्या क्या कम्बिनेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव